टॉपिक में हमारे पास है प्रोसेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेस कहते किसे? प्रोसेस क्या है? बेसिकली अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड अ प्रोसेस। मिसाल के तौर पे आप यहाँ स्टार्ट में जाते हैं और जाके जी ये ऑटोकैड पे क्लिक कर देते हैं, एडोबी फोटोशॉप पे क्लिक कर देते हैं। किसी भी प्रोसेस को आप इनिशिएट कर दें कि मैं जी फलां प्रोग्राम चलाना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है। कंप्यूटर में पड़ी हुई एक वीडियो है, उस पर आप डबल क्लिक कर देते हैं। इट मीन्स कि आपने एक प्रोसेस को इनिशिएट कर दिया है। Process is defined as an entity which represents the basic unit of work that can be implemented in the system. कि किसी कंप्यूटर के अंदर एक यूनिट ऑफ वर्क को आप एक प्रोसेस कहते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स इसकी दे दी। तो वो प्रोग्राम, वैसे हमारे पास ये जो प्रोग्राम्स हैं जितने भी जो कंप्यूटर में इस वक्त इंस्टॉल्ड हैं, कहाँ पे होते हैं जी? माई कंप्यूटर में सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स में, यानी हमारी हार्ड डिस्क में होते हैं, ठीक है। तो हम किसी प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट करते हैं यानी कि रन करते हैं, चला के देखते हैं, ठीक है, तो वो हमारी मेन मेमोरी यानी रैम के ऊपर लोड होता है। इस रैम के ऊपर लोडिंग को आप क्या कहते हैं? ये प्रोसेसिंग हो रही है। अब जब प्रोसेस होता है तो कहता है जी हम इस प्रोसेस को डिवाइड करते हैं 4 फेजेस में। पहले तो एक है स्टैक, एक है हीप, एक है टेक्स्ट और एक है डाटा। ये प्रोसेस का लेआउट है, स्टैक, हीप, डेटा और टेक्स्ट। स्टैक किसे कहते हैं? द प्रोसेस स्टैक कंटेन्स द टेम्पररी डेटा such as method, function, parameter, return address and local variables. स्टैक क्या है जी? कि एक प्रोसेस के रन होने के लिए जो टेम्पररी डेटा चाहिए कंप्यूटर को, उसे क्या कहते हैं? ये उसका क्या है? स्टैक है। हीप किसे कहते हैं? ठीक है, वैसे तो अब अगर आप सिंपल वर्ड्स में बात करें तो हीप किसे कहते हैं जी? ढेरी को कहते हैं, जगह को कहते हैं। यहाँ भी वही है कि जब आपका कोई प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करते हैं तो वो आपकी कंप्यूटर की मेमोरी में कोई स्पेस लेता है, डायनामिक स्पेस। उस स्पेस को यहाँ पर किस चीज़ का नाम दिया गया? हीप। टेक्स्ट, तो टेक्स्ट यहाँ पे मतलब ये ABC नहीं है। दिस इंक्लूड्स द करंट एक्टिविटी रिप्रेजेंटेड बाय अ प्रोग्राम काउंटर और द प्रोसेसर रजिस्टर। और डाटा क्या है? सेक्शन दैट कंटेन्स द ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल्स। अब बात करते हैं प्रोग्राम की। प्रोग्राम को अगर आप प्रोग्रामिंग के हवाले से बात करें, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के हवाले से, आगे आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी पढ़ने वाले हैं, तो प्रोग्राम किसे कहते हैं जी? सेट ऑफ कोड, लाइंस ऑफ अ कंप्यूटर लैंग्वेज इज कॉल्ड अ प्रोग्राम, ठीक है, और अ सॉफ्टवेयर। मिसाल के तौर पर यहां मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है जी सी लैंग्वेज के अंदर। हैश इंक्लूड stdio.h इंटीजर मेन प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड रिटर्न 0। यहाँ पे क्या होगा जी? प्रोग्राम का रिजल्ट ये आएगा कि हमारी आउटपुट स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा हेलो वर्ल्ड, बस। तो ये प्रोग्राम क्या है जी? एक कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जिसमें हमने कंप्यूटर को हिदायत दी हैं कि हमारी आउटपुट स्क्रीन पर ये बात जरा प्रिंट कर दो, ठीक है, इसको प्रोग्राम कहते हैं। और अगर प्रोग्राम की जनरल बात करें तो वेल डिफाइंड टास्क गिवन टू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड अ प्रोग्राम, ठीक है। अब एक प्रोसेस जब हमारे कंप्यूटर में चलता है तो उसका लाइफ साइकिल क्या होता है, उसकी स्टेजेस कौन सी होती हैं? इसको 5 स्टेट मॉडल भी कहते हैं। तो 5 स्टेट मॉडल में सबसे पहली जो स्टेट है वो है स्टार्ट। स्टार्ट करने का मतलब क्या है? इनिशियल स्टेट ऑफ अ प्रोसेस इज कॉल्ड स्टार्ट। इनिशिएट होना प्रोसेस का स्टार्ट कहलाता है। मिसाल के तौर पर आप कंप्यूटर में बैठे हुए हैं, किसी भी प्रोग्राम पे आप डबल क्लिक करते हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, तो आपने क्या किया? एक प्रोसेस को इनिशिएट कर दिया, ठीक है। अब प्रोसेस इनिशिएट होने के बाद फौरी तौर पर कहाँ जाएगा? वो हमारी रैम के अंदर जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है जी? कि CPU या प्रोसेसर में डायरेक्ट प्रोसेस लोड नहीं हो सकता। CPU इज अ बिजी मशीन, ठीक है। जैसे अभी आपका ये जो कंप्यूटर है ये आइडल है। आइडल होने का मतलब क्या है? कि अभी इस पर कोई प्रोसेस नहीं चल रहा। फॉर द टाइम बीइंग ये बिल्कुल फ्री है।
इस हालत में इस कंप्यूटर को मेंटेन करने के लिए आपके सीपीयू के अंदर 10,000 प्रोसेस रन हो रहे हैं। तो अगर एक प्रोसेस और चला जाएगा वो तो हैंग हो जाएगा। यहां इस सिचुएशन को कवर करने के लिए रास्ते में लगाएगी ये रैम या मेन मेमोरी। अब क्या होता है, जब भी आप कोई प्रोसेस इनिशिएट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो रैम के अंदर जाता है, रेडी क्यू के अंदर। इस स्टेट को रेडी स्टेट कहा जाता है कि ये प्रोसेस अभी जाएगा जी प्रोसेस होने के लिए। फॉर एग्जांपल आपने 3 प्रोसेसेस दिए, तो पहला प्रोसेस रैम के ऊपर मेमोरी में स्टोर होगा, दूसरा भी स्टोर होगा और तीसरा भी स्टोर होगा। जिस जगह पर स्टोर होगा उसे रेडी क्यू कहा जाता है। और जब ये रैम पर होता है तो इसको रेडी स्टेट कहा जाता है। अब रैम देखेगी जी कि सीपीयू के पास प्रोसेस करने की गुंजाइश बन गई है, उसने ऑलरेडी रनिंग प्रोसेसेस में से प्रोसेस करने के लिए जगह बना ली है। तो रैम क्या करेगी जी, उस प्रोसेस को सीपीयू के हवाले कर देगी। ठीक है, जब सीपीयू के पास प्रोसेस जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का स्केड्यूलर उठा के उसको लेके जाएगा, तो सीपीयू उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा। प्रोसेस के चलने वाली इस एग्जीक्यूट होने वाली स्टेट को आप कहते हैं रनिंग। रनिंग के अलावा बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि आपका प्रोसेस, हर प्रोसेस को आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्केड्यूलर एक टाइम देता है। फॉर एग्जांपल आपके पास 3 प्रोसेस लोड हुए, P1, P2, P3। प्रोसेस 1 को 10 सेकेंड एग्जीक्यूशन टाइम मिला, यानी कि 10 सेकेंड में उसने कंप्लीट होना है सीपीयू के अंदर जाके। अगर वो कंप्लीट नहीं होता तो टेम्पररी तौर पर स्केड्यूलर उसको ब्लॉक कर देगा, यानी कि वेटिंग स्टेज में डाल देगा, और पीछे आने वाले प्रोसेस 2 को आगे लोड कर लेगा। उसका टाइम पूरा होने के बाद दोबारा से प्रोसेस 1 को चला देगा। इस स्टेज को वेटिंग कहा जाता है, ठीक है, या टर्मिनेशन कहा जाता है। टर्मिनेशन नहीं, सॉरी, इसे वेटिंग कहा जाता है। टर्मिनेट होना या एग्जिट होना क्या है, एक प्रोसेस आया, स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद वो रेडी स्टेट में गया, रेडी से वो रनिंग में गया, और रनिंग के बाद कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होकर उस प्रोसेस ने एंड होना है, यानी सीपीयू से बाहर निकलना है। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, टर्मिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये है एक प्रोसेस की लाइफ साइकिल के प्रोसेस का स्टार्ट होना, रेडी स्टेट में जाना, रनिंग में जाना, वेटिंग में जाना और टर्मिनेट होना। इसको 5 स्टेट मॉडल कहा जाता है। नेक्स्ट पे जी हमारे पास एक और चीज है जी, पीसीबी। पीसीबी का मतलब क्या है जी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का स्केड्यूलर क्या करता है, हर प्रोसेस का रिकॉर्ड रखने के लिए एक फाइल बनाता है। जैसे हम आपको एडमिशन देते हैं तो हम क्या करते हैं जी, एक फाइल में आपका रिकॉर्ड लिखते हैं जी कि सीरियल नंबर ये फलां बंदा है, इसका फादर नेम ये है, इस डेट को एडमिशन हुआ, इस कोर्स में एडमिट हुआ, ताकि हमारे पास क्या रहे जी, एक रिकॉर्ड रहे। तो आपके सीपीयू की प्रोसेसिंग को ट्रैक करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक फाइल बनाता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक उसे कहा जाता है। ठीक है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर हमारे पास PID नाम का प्रोसेस ID दिया जाता है हर प्रोसेस को। ठीक है, और उस फाइल में कुछ इस तरह की बातें होती हैं। सीरियल नंबर, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्रोसेस की स्टेट। ठीक है, कि वेदर ये जो प्रोसेस है इसकी क्या स्टेट है, रेडी है, रनिंग है, वेटिंग है, या जो भी स्टेट है। दूसरा, प्रोसेस की प्रिविलेजेस, कि ये जो यूजर इस प्रोसेस को इनिशिएट कर रहा है, क्या इस यूजर को इजाजत है ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से, कि ये प्रोसेस को चलाए या नहीं है। तीसरी बात, प्रोसेस की आईडी ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या रखी, पॉइंटर यानी कि प्रोसेस को कौन सी मेमोरी लोकेशन दी गई। प्रोग्राम काउंटर, के प्रोसेस का काउंटर उसको काउंट करेगा कि इसके बाद कौन सा प्रोसेस है, इससे पहले कौन सा प्रोसेस है। सीपीयू रजिस्टर, के सीपीयू की किस मेमोरी में इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। सीपीयू की स्केड्यूलिंग, यानी कि सीपीयू को इसकी प्रायोरिटी कौन सी है। प्रायोरिटी होने का मतलब क्या है, मिसाल के तौर पर आपने एक वक्त में 3 प्रोसेस एग्जीक्यूट किए, अब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का स्केड्यूलर ये डिसाइड करेगा कि इस यूजर के लिए इन 3 में से इंपॉर्टेंट कौन सा है, उसको वो पहले एग्जीक्यूट करेगा, लेस इंपॉर्टेंट को सेकंड नंबर पर, और जो सबसे कम इंपॉर्टेंट होगा उसको थर्ड नंबर पर एग्जीक्यूट करेगा। दिस इज नोन एज प्रायोरिटी।
उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट, के उस प्रोसेस ने आपके सिस्टम में कितनी मेमोरी को इस्तेमाल किया। फिर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के प्रोसेस ने कितना टाइम लिया, उसकी एग्जीक्यूशन लिमिट कितनी है, और उस प्रोसेस का आउटपुट क्या मिला, किन इन आउटपुट डिवाइसेस को उस प्रोसेस ने इस्तेमाल किया। ये तमाम चीज़ें जिस फाइल में स्टोर होती हैं उसको पीसीबी या प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कहा जाता है। कुछ शक्ल उस फाइल की इस तरह की होती है, एक टेबल सा बना हुआ होता है। अब 5 स्टेट मॉडल आपने देख लिया। यहाँ पर हमारे पास 5 स्टेट मॉडल में सबसे पहले कहता है जी आप सबसे पहली जो स्टेज देते हैं वो रेडी या न्यू होती है। ठीक है, रेडी या न्यू होने का मतलब ये है कि आपकी मेन मेमोरी में एक प्रोसेस लोड होने जा रहा है, अकोमोडेट होने जा रहा है। ठीक है, तो इनिशिएट हुआ वो प्रोसेस। ठीक है, और इसमें कहता है जी टर्मिनेशन स्टेज क्यों होती है। जी टर्मिनेशन स्टेज ये होती है कि जब एक प्रोसेस की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाए तो उसको आपके कंप्यूटर के सीपीयू की मेमोरी से निकाल दिया जाए। ठीक है, तो 5 स्टेट मॉडल में हमारे पास यही स्टेट्स हैं, न्यू, रेडी, रनिंग, ब्लॉक्ड और टर्मिनेटेड। सबसे पहले ये जो 5 स्टेट मॉडल है, इससे पहले जो मॉडल आया था वो 2 स्टेट मॉडल था। ठीक है, 2 स्टेट मॉडल में क्या था, रेडी, एग्जीक्यूशन, बस रेडी और रनिंग। ठीक है, लेकिन इससे आपका प्रोसेस फुली एक्सप्लेन नहीं होता था, कि पता नहीं चलता था कि प्रोसेस आपका कैसे आपका सीपीयू हैंडल करता है। यहाँ पर 5 स्टेट प्रोसेस मॉडल की कुछ स्टेट ट्रांजिशन दी गई कि एक नल प्रोसेस होता है। नल प्रोसेस होने का मतलब है सीपीयू के पास कोई टास्क नहीं है, यूज़र एक नया टास्क देता है तो उसे न्यू कहते हैं, यानी कि एक प्रोसेस इनिशिएट हो गया। जब एक प्रोसेस इनिशिएट होता है तो वो रैम पे लोड होता है, और जब वो रैम पे जा रहा होता है उसको रेडी स्टेट कहते हैं। जब एक रेडी प्रोसेस आता है रैम से सीपीयू के अंदर तो उसे आप क्या कहते हैं, ये क्या हुआ, रनिंग हुआ। जब एक रनिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है तो हम उसे कहते हैं ये क्या हो गया जी, एग्जिट हो गया। जब एक रनिंग प्रोसेस अपना टाइम पूरा करने के बाद कंप्लीट नहीं होता तो उसको वापस भेज दिया जाता है रैम के अंदर, दैट इज नोन एज रनिंग एंड ब्लॉक्ड। और रनिंग प्रोसेस दोबारा से रेडी होकर आता है तो उसको फिर से रेडी कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 5 स्टेट मॉडल के मुख्तलिफ एग्जीक्यूशंस। 5 स्टेट मॉडल के एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। एडवांटेजेस ये है कि न्यू एंड एग्जिट स्टेट्स आर वेरी यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोसेस मैनेजमेंट मॉडल। इट इज मोर एफिशिएंट implementation of than 2 state model. Disadvantages क्या है कि data of the process is terminated or exited from operating system is not saved by the operating system। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि PID या प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बनता है, तो ये वाला जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है ये टेम्परेरी होता है, यानी कि वक्ती तौर पे बनता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उसको परमानेंट तौर पर स्टोर नहीं करता। ये नहीं हो सकता कि आप 1 महीने बाद अपने कंप्यूटर से पूछें यार मैंने तुम्हें जितने प्रोसेस दिए थे उन सब का रिकॉर्ड निकाल के दिखाओ, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ये रिकॉर्ड नहीं दिखा सकता। ठीक है, ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक सिर्फ उस वक्त तक होता है जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है। आप जैसे ही शट डाउन करेंगे सारी फाइल रिमूव हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये मेन मेमोरी यानी रैम के ऊपर बना हुआ होता है। ठीक है, व्हेन ईच प्रोसेस enters a block state, the processor remains idle until at least one process exits from the waiting states। कि जब कहता है जी कोई प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता वो ब्लॉक स्टेट में चला जाता है, तो पीछे आने वाला प्रोसेस अगर नहीं होगा तो प्रोसेसर आइडल हो जाएगा, फारग हो जाएगा। ठीक है, अब थ्रेड किसे कहते हैं, प्रोसेस से ही निकला है थ्रेड का वर्ड। सिंगल सिक्वेंशियल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसेस इज नोन एज थ्रेड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बड़ा प्रोसेस आ गया। ठीक है, वो बड़ा प्रोसेस आपके कंप्यूटर की मेमोरी है फॉर एग्जाम्पल 2 GB, आपने 8 GB का प्रोसेस लोड कर दिया। अब आपके सीपीयू का स्केड्यूलर क्या करेगा जी, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो उस बड़े 8 GB वाले प्रोसेस को, जारी बात है 2 GB रैम पर तो लोड नहीं कर सकता, वो क्या करेगा, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। थ्रेड 1 2 GB, थ्रेड 2 2 GB, थ्रेड 3 4 GB, थ्रेड 4 भी। इस तरह आपके टास्क को क्या कर देगा, वो बाई पार्ट्स तकसीम कर देगा। इस बाई पार्ट्स तकसीम करके फिर उनको वो सीक्वेंस वाइज चलाएगा। प्रोसेस एक ही है लेकिन 4 छोटे प्रोसेसेस की सूरत में रन होगा। इन 4 छोटे प्रोसेसेस को क्या कहते हैं, ये थ्रेड है।
ठीक है, कि एक बड़े प्रोसेस को तोड़ के छोटे छोटे प्रोसेसेस में डिवाइड कर देना। थ्रेड की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो अभी आपने देख लिया कि सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास कम टाइम लगता है थ्रेड को एग्जीक्यूट होने में, ठीक है। थ्रेड्स के दरमियान डेटा कॉमन होता है, यानी कि मिसाल के तौर पे आपने एक बड़ी वीडियो एग्जीक्यूट कर दी है, अब वो बड़ी वीडियो आपकी रैम और सीपीयू की सपोर्ट के मुताबिक नहीं है, तो आपका स्केजुलर उसको डिवाइड करके चलाएगा, लेकिन उसके चलने के लिए तो दो ही रिसोर्सेज चाहिए, साउंड कार्ड और वीजीए कार्ड, जो ऑलरेडी प्रोसेसर के पास अवेलेबल है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इसकी फास्ट होती है और इसके टर्मिनेट होने में भी कम टाइम लगता है। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ थ्रेड्स कितनी किस्म की हैं, कहता है जी 2 किस्म की थ्रेड्स होती हैं, एक होता है कर्नल लेवल थ्रेड और एक होता है यूजर लेवल थ्रेड। यूजर लेवल थ्रेड क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट रिकॉग्नाइज द यूजर लेवल थ्रेड। यूजर लेवल थ्रेड का मतलब है कि यूजर खुद ही क्या करे जी, एक बड़े प्रोसेस को अपनी मर्जी से तकसीम करके 2 या 3 छोटे थ्रेड्स में तकसीम करे और उन्हें 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करे। यूजर लेवल थ्रेड जनरेट करना इतना आसान नहीं होता है, इसके लिए जावा लैंग्वेज आपको आना जरूरी होती है, बड़ा मुश्किल काम होता है, ठीक है। तो इसके एडवांटेजेस बता रहे हैं कि यूजर थ्रेड जो है वो इजीली इंप्लीमेंट हो सकती है, ठीक है। यूजर लेवल थ्रेड कैन बी अप्लाइड सच एज टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट द कर्नल लेवल थ्रेड, इट इज फास्टर एंड एफिशिएंट। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इसमें भी आसान है, इट डज नॉट रिक्वायर द मॉडिफिकेशन। यूजर लेवल थ्रेड्स रिप्रेजेंटेशन इज वेरी सिंपल, इट इज सिंपल टू क्रिएट, स्विच एंड सिंक्रोनाइज। डिसएडवांटेजेस क्या है कि यूजर लेवल थ्रेड में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होती है थ्रेड और कर्नल के दरमियान, और थ्रेड काजेज द पेज फॉल्ट, द एंटायर प्रोसेस इज ब्लॉक। अगर आपने गलत थ्रेड बना दिए तो आपका पूरा प्रोसेस क्या हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। अब कर्नल लेवल थ्रेड क्या है, जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जांपल बताई कि एक बड़ा प्रोसेस जब अपलोड करते हैं तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको क्या करता है, पेज मेमोरी में तकसीम कर देता है, छोटे प्रोसेसेस में तकसीम कर देता है, थ्रेड्स में तकसीम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम ने खुद डिसाइड किया हुआ है तो वो उसके लिए इंप्लीमेंट करना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं होती, इसको कर्नल लेवल थ्रेड कहा जाता है। तो कर्नल लेवल थ्रेड्स के एडवांटेजेस क्या है कि फुली अवेयर होता है आपका कर्नल, इससे स्केजुलर डिसाइड करता है कि इस पे कितना टाइम लगेगा और ये ज़्यादा अच्छा होता है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि जितना भी कर्नल लेवल थ्रेड्स होते हैं, मैसेज एंड स्केड्यूल ऑल थ्रेड्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कर्नल थ्रेड इज डिफिकल्ट देन द यूजर थ्रेड, कर्नल थ्रेड इज स्लोअर देन द यूजर थ्रेड, क्योंकि ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का जनरेट किया हुआ थ्रेड होता है। अब थ्रेड के कौन से कंपोनेंट होते हैं, इसके कंपोनेंट होते हैं प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर सेट और स्टैक प्लेस। जैसे प्रोसेस के आपने 4 पढ़े, इसके कितने होते हैं, 3 होते हैं। थ्रेड के बेनिफिट्स क्या हैं, एनहांस थ्रू आउटपुट ऑफ द सिस्टम। थ्रू आउटपुट का मतलब क्या होता है जी, नंबर ऑफ प्रोसेसेस पर यूनिट टाइम बाय द प्रोसेसर इज कॉल्ड द थ्रू आउटपुट, ठीक है। तो एक बड़ा प्रोसेस छोटे प्रोसेसेस में हैंडल होकर जाएगा तो वो कम टाइम लेगा और ज़्यादा जल्दी एग्जीक्यूट होगा, तो इसका मतलब है कि थ्रू आउटपुट प्रोसेसर की अच्छी रहेगी। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम, अगर आपके पास मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम है, जैसे यहाँ पर आपके सामने Core i7 लगा हुआ है, अगर ये एक बड़े प्रोसेस को हैंडल नहीं कर सकता तो 7 छोटे प्रोसेसेस को बड़े आराम से हैंडल कर लेगा, ठीक है। तो मल्टी प्रोसेसिंग का ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल होगा। इसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग फास्टर है, रिस्पॉन्सिवनेस इसकी ज़्यादा अच्छी है, कम्युनिकेशन, ठीक है जी। थ्रेड्स के दरमियान कम्युनिकेशन होने का मतलब क्या है कि थ्रेड कॉमन रिसोर्सेज शेयर करते हैं तो इजी है उनके दरमियान कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, ठीक है जी। दैट्स ऑल अबाउट प्रोसेस बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम।